हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल साइंस एकेडमी की तरफ से मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर अंजनी कुमार शर्मा इस ऑनलाइन वीडियो की क्लास की कड़ी में आज एक नए अभ्यास, एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोविड-19 जैसी घातक बीमारी के चलते जो भी हमारा आर्थिक, शारीरिक, शैक्षणिक जो भी हमारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग भी शिक्षण गतिविधियों से दूर रहे हैं। साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको उस अध्ययन अध्यापन की कड़ी से जुड़ने के लिए हमारे विद्यालय के समस्त अध्यापक प्रयासरत हैं और आपको उस कड़ी में जुड़ करके अपने कोर्स को, अपने पाठ्यक्रम को एक अच्छी दिशा के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ आपको उसे प्रिपेयर करना है और उसके लिए जिस सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी वो हम अपने विद्यालय परिवार के साथ आप लोगों को देने के लिए कटिबद्ध हैं। और आप लोगों को यह सूचित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कॉलेज की तरफ से, आप लोग उसे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप पढ़िए। यदि किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस इंग्लिश के क्लास में एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। और जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। टुडे वी विल कन्वर्सेशन अबाउट द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सिंथेसिस, वास्तव में सिंथेसिस जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, यह है क्या, इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है और किस तरह से इसको हम स्टडी करके हम अपने कोर्स को, हम अपनी तैयारी को किस तरह से हम एक नए रूप में, एक नई दिशा में हम इसे आगे ले जा सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने के लिए मैं आप लोगों का पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। वास्तव में अगर बात करें तो सिंथेसिस जो है, इस सिंथेसिस को अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहा जाता है कि वाक्यों का संश्लेषण करना। वाक्यों का संश्लेषण करना। अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक टॉपिक उठता है कि जो मैंने एक शब्द लिखा वाक्यों का, तो ये वाक्य क्या है। और अगर वाक्य को हमने डिफाइन कर दिया है तो हमें ये भी ध्यान देना है कि इन वाक्यों का हम क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं। संश्लेषण का मतलब क्या कर रहे हैं कि हम वाक्यों को जोड़ रहे हैं, वाक्यों को हम ऐड कर रहे हैं। जब हम दो अलग अलग किस्म के वाक्यों को जोड़ते हैं तो जो हमें नया वाक्य प्राप्त होता है, उस नए वाक्य को हम कुछ अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि इसी से जब हम अलग अलग किस्म के वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य की रचना करेंगे तो उसी में से एक वाक्य बनता है सरल वाक्य, एक बनता है सरल वाक्य। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और अगर हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं तो वह या तो सरल बन सकता है या तो मिश्रित बन सकता है, मिश्रित या
दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं जटिल वाक्य। और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम तीसरे प्रकार की चर्चा करें तो जो तीसरा प्रकार हमारा बनता है वो तीसरा प्रकार हमारा बनता है संयुक्त वाक्य के नाम से। तीसरा प्रकार जो हमारा बनता है वह बनता है संयुक्त वाक्य के नाम से। अभी मैं आपको एक एक वाक्य को डिफाइन करूंगा कि क्या क्या कौन से किस तरह से वाक्य बनते हैं। संयुक्त वाक्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ले लेते हैं। यहाँ मैंने टॉपिक लिखा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सिंथेसिस और इसके अंतर्गत मैंने लिखा पहले व्हाट इज सिंथेसिस और सेकंड पार्ट जो हमारा वह क्या है व्हाट इज सेंटेंस। तो मैं दोनों टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सिंथेसिस, तो इसके बारे में मैंने बताया आपको कि सिंथेसिस क्या होती है। सिंथेसिस दो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। एक इम्परेटिव सेंटेंस हो, एक असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो एक वाक्य बनता है उस वाक्य को हम या तो सिंपल के नाम से जानते हैं या तो कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, अदरवाइज हम इसे कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तीनों की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, तीनों की अलग अलग सिचुएशन होती है और तीनों के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था व्हाट इज सिंथेसिस, इसके अंतर्गत हमने क्या सीखा कि जब हम अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हैं और एक नए वाक्य की रचना करते हैं तो वह नया वाक्य ना ही इम्परेटिव रह जाता है, ना ही असर्टिव रह जाता है, ना ही एक्सक्लेमेटरी रह जाता है, ना ही ऑप्टेटिव रह जाता है। यह वाक्य या तो सिंपल बनता है या तो कॉम्प्लेक्स बनता है और या तो कंपाउंड बनता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज सेंटेंस, अगर इसकी चर्चा हम करें तो थोड़ा सा यहाँ हमें बेसिक इंग्लिश के बारे में अध्ययन करना होगा। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वाक्य होता है। सेंटेंस की जो हिंदी वर्जन है वह क्या होता है, वाक्य होता है। अगर इस वाक्य को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense that is called a sentence। लेकिन अगर यहाँ हम संक्षिप्त डिफिनेशन इसकी दें तो इसकी संक्षिप्त डिफिनेशन क्या होती है, अ मीनिंगफुल यूनिट, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। मैंने क्या बताया, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। अगर शब्दों की एक इकाई हो और वह इकाई कैसी हो, मीनिंगफुल हो, मतलब सार्थक हो। अगर शब्दों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है और उसका कोई एक सार्थक अर्थ निकल रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक सेंटेंस के रूप में इसे हम जान सकते हैं। अब वो सेंटेंस की क्राइटेरिया अलग होगी कि वह इम्परेटिव बनेगा, असर्टिव बनेगा, इम्परेटिव बनेगा, ऑप्टेटिव बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने सीखा क्या कि अगर एक वर्ड है और वह वर्ड क्या है, उसकी यूनिट जो है वह मीनिंगफुल है। अगर मीनिंगलेस होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। अगर मीनिंगफुल यूनिट होगी वर्ड्स की तो उसे हम एक सेंटेंस के रूप में पहचान सकते हैं, एक सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, एक सेंटेंस के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा और हम बैक जाना चाहें, अगर यहाँ से यह पूछा जाए कि व्हाट इज वर्ड, इसे यह कहा जा सकता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसी को हम डिफाइन कर देंगे अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ, और यहाँ वर्ड्स की जगह हो गया लेटर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंग्लिश की अल्फाबेट होती है उस इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर। हाउ मेनी लेटर्स are there in English alphabet? There are 26 letter in English alphabet। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कभी नहीं लिखा जाता है क्योंकि इस अल्फाबेट्स की जो मीनिंग होती है वह होती है भाषा। अल्फाबेट वर्णमाला होती है।
तो इन 26 अक्षरों को मिला करके जो एक ग्रुप बनता है और वह ग्रुप हमारा कैसा हो, मीनिंगफुल हो, तो वह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस के बारे में सीख लिया कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स क्या होती है, एक सेंटेंस होती है। अब इस सेंटेंस की कैटेगरी, इस सेंटेंस के काइंड आपने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़े होंगे, 11th में पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, जूनियर की कक्षाओं में पढ़ा होगा। उसका डिटेल जब मैं आपको सिंटैक्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यह क्या है और इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सेंटेंस लिखना चाहूँगा और उस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें कौन सी प्रक्रिया लगाई गई है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यह एक रोल क्या अदा करता है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जोड़कर या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब हम एक वाक्य की रचना करते हैं तो उसे हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मैं 2 सेंटेंस लिखना चाहूँगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई सा अ टाइगर। I ran away with fear। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई सा अ टाइगर और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई रैन अवे विद फियर। अगर हम यहाँ देखें तो इस पहले सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब दी हुई है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ भी एक फाइनाइट वर्ब दी गई है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस हैं और अगर दोनों सेंटेंस को हम परिभाषित करना चाहें तो ये दोनों हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। कैसे सेंटेंस हैं? असर्टिव सेंटेंस हैं। अब ये 2 सेंटेंस यहाँ आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इन दोनों सेंटेंसों को हम ऐड कर दें, आपस में जोड़ दें, तो इस सेंटेंस को जोड़ करके हम एक नया सेंटेंस बना सकते हैं और वह सेंटेंस हमारा क्या होगा कि सीइंग अ टाइगर कमा आई रैन अवे विथ फियर। अब इन दोनों सेंटेंसों को आपने देखा कि ये दोनों सेंटेंस सेपरेट सिचुएशन में थे और इन दोनों सेंटेंसों को ऐड कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया गया और कंबाइंड करने के बाद एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है कि सीइंग अ टाइगर कमा आई रैन अवे विथ फियर। अगर यहाँ हम बात करें तो इस पहले सेंटेंस का जो अर्थ है वह अर्थ क्या जाता है कि आई सा अ टाइगर, मैंने एक चीते को देखा। मैंने एक चीते को देखा। और दूसरे सेंटेंस का अर्थ क्या जाएगा? आई रैन अवे विथ फियर, मैं डर कर भाग गया। मैं डर कर भाग गया। अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि जो ये पहले सेंटेंस का अर्थ है और जो दूसरे सेंटेंस का अर्थ है, इन दोनों सेंटेंसों का अर्थ आपके बनाए हुए सेंटेंस में होना चाहिए। अब यहाँ क्या किया गया कि यहाँ सब्जेक्ट आई था और यहाँ सब्जेक्ट आई था। इसकी जो फाइनाइट वर्ब थी वह सा थी और इसकी जो फाइनाइट वर्ब थी वह क्या थी? रैन अवे थी। यहाँ मैंने क्या किया कि इस फाइनाइट वर्ब को मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म ली और फर्स्ट फॉर्म में मैंने आईएनजी का यूज कर दिया तो ये सीइंग बन गया और यहाँ से मैंने एक सब्जेक्ट को हटाया आई को और मैंने जो इसकी सिचुएशन बनाई उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका अर्थ क्या हो रहा है कि सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे विथ फियर, चीते को देखकर मैं डरकर भाग गया। चीते को देखकर मैं डरकर भाग गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या देखा गया
कि ये जो अलग अलग सेंटेंस थे, आई सा अ टाइगर, आई रैन अवे विथ फियर, इन दोनों को जब हमने कंबाइंड किया तो एक नया सेंटेंस बना, सीइंग अ टाइगर, आई रैन अवे विथ फियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो अलग अलग सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये असेटिव रूप में हैं, और ये जो आपका स्क्रीन पर बनाया हुआ सेंटेंस है ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। इसे क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की क्राइटेरिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इन दोनों को जोड़कर जो तीसरा वाक्य बना, ना ही यह असेटिव रह गया ना ही ऑब्जेक्टिव रह गया, यह सेंटेंस आपका क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस बन गया। अब आपको ये जानना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस की क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो आप अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। आप समझिए कि जो ये सेंटेंस बना, इस सेंटेंस में मैंने यूज क्या किया कि इस सीइंग को अगर मैं बात करूं तो आप ये जानते हैं कि जो इसकी मेन वर्ब है वह क्या है? सी, सा, सीन, सिंग। एक वर्ब की चार अवस्थाएं होती हैं, चार सिचुएशन होती हैं। आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसे आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया होती है इनको यूज करने की। फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं, या जब भी हम डिड का यूज करते हैं तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में चली आती है। सेकंड फॉर्म ऑनली पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म ऑनली परफेक्ट, एंड आईएनजी फॉर्म ऑनली कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब यहां पर सीइंग जो है, अब अगर इसे मैं लिखूं आई एम रीडिंग अ नॉवेल, अब ये रीडिंग जो है आईएनजी फॉर्म में है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये हमारा किस में जा रहा है? कंटिन्यूअस में जा रहा है। किस कंटिन्यूअस में जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। इस रीडिंग को आप वर्ब की इंग फॉर्म कह सकते हैं, बट इस सीइंग को आप वर्ब की इंग फॉर्म नहीं कह सकते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? ये पार्टिसिपल फॉर्म है। क्या है ये? पार्टिसिपल फॉर्म है। अब आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा, पार्टिसिपल फॉर्म कैसे हो गई? मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वर्ब तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वर्ब होती है इसकी जब हम कैटेगरी बनाते हैं तो एक हो जाती है फाइनाइट वर्ब, एक हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है, इस फाइनाइट वर्ब की हम चार अवस्थाएं बनाते हैं। जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इस नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको एक मिलता है पार्टिसिपल, एक आपको मिलता है जीरन, और एक आपको मिलता है इन्फिनिटिव टू। तो ये नॉन फाइनाइट है। जब आपको वर्ब सेशन में पढ़ाऊंगा तो वर्ब में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सीइंग जो है ये यहाँ फाइनाइट वर्ब ना हो करके बल्कि यहाँ कार्य किसका कर रही है? ये पार्टिसिपल का कार्य कर रही है। तो आज की क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंपल के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की क्राइटेरिया होती है उसको बताऊंगा। एक टॉपिक खत्म करने के बाद मैं आपसे एक्सरसाइज लूँगा, एक्सरसाइज आपसे हल करवाऊंगा, और उस एक्सरसाइज हल करने में जब आपको सहजता महसूस होने लगेगी, आपको आसानी लगने लगेगी, तब आप ये समझिएगा कि मेरा पढ़ने और पढ़ाने का जो सपना था वह सार्थक हुआ। और एक एक टॉपिक को पढ़ा करके उसकी एक्सरसाइज ले करके फिर नेक्स्ट टॉपिक को टच किया जाएगा। और ये जो आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आप लोग कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके अवधेश वर्मा जी से आप लोग जो वीडियो का जो प्रोसेस होता है उसको आप लोग प्राप्त कर लें, और साथ ही साथ जो आपके साथ आपके मित्र जिनको जानकारी नहीं है उनको भी आप इस सूचना को शेयर कर दें। बाई चांस कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसके पास मोबाइल ना हो तो उसकी भी आप लोग मदद करके उसको अपने पास बुला करके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यह संक्रमण इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है।
तैयारी आपकी बाधित होगी। इसके लिए निरंतर आप लोग अभी से कमर कस लीजिए। जो आने वाला समय है बड़ा दुरूह है, बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके जीवन में, और उस चुनौतियों से जीतने का एक ही मंत्र है, वह क्या है कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है, और जो अपनी तैयारी है उस तैयारी को निरंतरता में हमें बनाए रखना है। इसी क्लास के साथ आज की वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं। पुनः एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने फिर प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।